नेशनलिज्म इज द लास्ट रेफ्यूज ऑफ अ स्काउंड्रल, यानी कि देशभक्ति एक दुष्ट व्यक्ति का अंतिम सहारा होता है। 7 अप्रैल 1775 को इस स्टेटमेंट को द क्लब में सैमुअल जॉनसन ने देकर इसके इंटरप्रिटेशंस को लोगों की समझदारी पर छोड़ दिया। कुछ को इसका मतलब समझ आया कि देशभक्ति बेकार है, देश प्रेम गलत है, जबकि कुछ के हिसाब से देश प्रेम किसी के इल इंटेंशंस को छुपाने का आखिरी सहारा बनता है। पर ऐसा क्यों है? क्यों नेशनलिज्म के इमोशन को इतनी इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है? क्यों ये किसी का इतना आसानी से सहारा बन जाता है? हो सकता है ऐसा इसलिए है क्योंकि नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी के पीछे जो बेस इमोशन है पैट्रियोटिज्म का, वो एक मैन मेड इमोशन है, एक सोशल कंस्ट्रक्ट है जो कि नेचुरल बायोलॉजिकल इमोशंस के आधार पर बनाए जाते हैं, जैसे प्यार और डर। क्योंकि ह्यूमंस कुछ बेसिक सेट्स ऑफ इमोशंस के साथ पैदा होते हैं। पॉल एकमन्स की मानोगे तो क्लासिक मॉडल के हिसाब से 6 बेसिक ह्यूमन इमोशंस होते हैं, और अगर उनके एक्सपेंडेड मॉडल के हिसाब से चलोगे तो ये टोटल बेसिक इमोशंस 10 से 12 हो जाते हैं। पर प्लचिक के हिसाब से टोटल बेसिक इमोशंस का आंकड़ा 8 तक जाता है, और इन्हीं बेसिक इमोशंस को कंबाइन करके फिर कई सारे कॉम्प्लेक्स फीलिंग्स को एक्सपीरियंस किया जाता है। जैसे जॉय एंड ट्रस्ट को मिला दे तो हाय प्यार, फियर और सरप्राइज को मिला दिया जाए तो ओवे वंडर, सैडनेस और डिस्गस्ट को मिला दिया तो हट यार रिमोर्स। वैसे ही पैट्रियोटिज्म, नेशनल प्राइड या नेशनलिज्म एक कॉम्प्लेक्स फीलिंग है जिसका बेसिक इमोशन अलग अलग होता है, लेकिन ये जो भी एहसास है ये तुम्हारे अंदर ऐसे ही नहीं आता। बचपन से लेकर तुम्हें मल्टीपल प्लेज एंड पोएम्स रिसाइट किए जाते हैं ताकि तुम अपने देश के प्रति लॉयल हो सको, ताकि तुम्हें ये एहसास दिलाया जा सके कि एक कर्ज है इस देश का तुम्हारे ऊपर और तुम्हें उसके लिए लॉयल होना है, तुम्हें सॉलिडेरिटी दिखानी है उसके लिए। ये कंडीशनिंग तुम्हारी एक दिन, एक हफ्ते, एक साल में नहीं हुई है। सालों से तुम्हें उस तिरंगे को सल्यूट कराया गया है, तुम्हें उसकी इज्जत कराना सिखाया गया है, ताकि जब भी गवर्नमेंट को मौका मिले तो तुम्हें उसके नाम पर मैनिपुलेट किया जा सके। क्या ही पर्पस होगा इसके अलावा? जैसे 22 अप्रैल को हुए पहलगाम अटैक में हमारे देश के 26 नागरिकों की जान चली गई। आतंकवादियों ने पूरी कोशिश की कि भारत में सांप्रदायिक बंटवारा हो, फिर से जोरों शोरों से दंगे फसाद हो, पर हमने गेम प्लान समझ लिया कि मैटर हिंदू वर्सेस मुस्लिम का नहीं है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का है। हमने नेशनल यूनिटी शो किया, उनको पूरी तरीके से बाइकआउट किया, उनके एक्टर, एक्ट्रेस, मूवी सब चीज को बाइकआउट कर दिया, उनसे ट्रेड रिलेशंस तोड़ दिए। हमारे देश के पीएम ने बोला कि हम खून और पानी एक साथ नहीं बहने देंगे, और इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया। एंड बीइंग एन अपर रिपेरियन कंट्री, इंडस रिवर जो कि इंडियन रीजन से ओरिजिनेट होता है, उसको इंडिया पाकिस्तान के साथ कोऑपरेटिवली शेयर नहीं करेगा कागज में। ऑफ कोर्स ये बहुत ज्यादा हो चुका था। अब भारत की बारी थी एक मुंह तोड़ जवाब देने की, और एक प्रॉपर रिवेंज के लिए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, क्योंकि हमारे देश की बहु बेटियों के सिंदूर को उजाड़ा गया था। ऑल्दो मरे आदमी थे, पर ऐसा नाम रखने के पीछे लॉजिक ये है कि इसकी मास अपील बहुत ज्यादा है, क्योंकि बहु बेटी हर किसी घर में होती है, और वैसे ही हम अपनी औरतों को लेकर इमोशनल होते हैं। ऐसे ही थोड़ी मां बहन की गाली को इतनी इज्जत मिलती है। इस नाम और इस स्लोगन से एक अच्छा स्टोरी लाइन क्रिएट किया जा सकता है, और इस तरीके से क्लेवरली नेशनल ट्रेजेडी गवर्नमेंट के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन जाती है। और इसके बाद करना कुछ नहीं है, जो भी हमारे सोल्जर्स का क्रेडिट है वो गवर्नमेंट को अपने नाम पर लेना पड़ेगा, क्योंकि हम सोल्जर्स के नाम पर प्रमोशन करके उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी को हिंडर नहीं कर सकते। सो मजबूरन हमारे देश के पीएम को अपना चेहरा लगाकर पोस्टर्स पब्लिश करने पड़ रहे थे। आप बोलोगे कि पब्लिश करना ही क्यों है? आप गंवार हो। अगर लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि ऐसा कोई स्ट्राइक हमारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज कर रही है, तो उनका मोरल सपोर्ट कैसे मिलेगा? और हो सके तो जैसे बालाकोट एयर स्ट्राइक और पुलवामा अटैक के नाम पर वोट मांगा गया, इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सो ये स्टेप बहुत कैलकुलेटिवली लिया गया है, जिसको आप अप्रिशिएट डेप्रिशिएट जो करना कर सकते हो, लेकिन उसका एक हद होता है। आप अगर नेशनल सिक्योरिटी पर क्वेश्चन करते हो, इस बात पर क्वेश्चन करते हो कि ऐसा हुआ ही क्यों, या फिर इस पर क्वेश्चन करते हो कि राफेल जेट्स गिरे कि नहीं गिरे, सीज फायर एब्रप्टली क्यों हुआ, या फिर टारगेट साइट्स कम क्यों किए गए, तो आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, क्योंकि गवर्नमेंट तो खुद क्रेडिट पे बैठी सैनिकों की। तो आप सैनिकों की बहादुरी पर, उनके पराक्रम पर सवाल उठा रहे हो। हमारे देश की माताओं बहनों की सिंदूर की रक्षा करने की जो उनकी जिम्मेदारी थी, उस जिम्मेदारी को निभाने की उनकी काबिलियत पर सवाल उठाते हो। साला एंटी नेशनल। ये लूजर्स कहते हैं जिन्हें सरकार का एल भी समझ नहीं आता कि जिस देश के साथ आपके इतने टेंशन हैं, इतने भसड़ मची पड़ी है, उसके साथ आप क्रिकेट का मैच क्यों खेल रहे हो? बात यहाँ 5-10 हजार करोड़ के रेवेन्यू की, या फिर हमारे देश के होम मिनिस्टर के लड़के का आईसीसी के चेयरमैन होने की नहीं है। इतने सालों की कंडीशनिंग के बावजूद जिस मौके पे आधे से ज्यादा भारतीयों का देश प्रेम जागता है, वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का क्रिकेट मैच ही तो है। तो अगर सरकार चाहती है कि आपके अंदर वो पेट्रियोटिज्म बनी रहे, तो इसमें क्या गलत है? देखा ना, मैच के बाद हमारे प्लेयर्स ने उनसे हाथ भी नहीं मिलाया। देखो, किसी को भी एंटी नेशनल बोलना आसान है और लोग बोल भी देते हैं, पर किसी को कोई एंटी पैट्रियोटिज्म या पैट्रियट नहीं बोलते हैं, क्योंकि पैट्रियोटिज्म एक फीलिंग है, एक इमोशन है। वो एक डीप, पाक, प्योर इमोशनल अटैचमेंट है देश, राष्ट्रीय, पॉलिटिकल कम्युनिटी के लिए, जो एक्सपीरियंस करता है एक इंसान। और ये इमोशन डेवलप होने में ऑफ कोर्स सालों लग जाती। इसकी जड़ें तो वैसे ग्रीक रोमन इतिहास तक जाती है, इसलिए ट्रेडिशनली पैट्रियोटिज्म का मतलब लव ऑफ लॉ या कॉमन लिबर्टी से आता है। पैट्रियोटिज्म अपने देश के प्रति एक सिविक स्पिरिट और एक ड्यूटी होती है न्यायपूर्ण व्यवहार रखने की। अब क्योंकि ये एक प्यार वाली भावना है, तो आदमी प्यार में प्रोटेक्टिव तो हो ही जाता है। तो यहाँ भी इंसान अपने देश के लिए मिलिटरीली एंड कल्चरली प्रोटेक्टिव बिहेव करता है। अलग अलग तरीकों से वो इस भावना
भावना को बनाए रखता है, चाहे वो एक प्लेज को बार बार रिपीट करना हो ताकि लोगों में स्वेच्छा से कम्युनिटी सर्विस की भावना आए, या फिर डेमोक्रेटिक प्रोसेस में ढंग से पार्ट लेना हो गया, जैसे कि वोटिंग। नेशनलिज्म एक मॉडर्न पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो कि 18th सेंचुरी में इमर्ज हुई। इसके हिसाब से नेशन एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो यूनाइट हुए बाय शेयरिंग अ कल्चर, लैंग्वेज एंड हिस्ट्री। जरूरी नहीं है कि सभी चीजें उनके बीच में कॉमन हो, पर ये इंपॉर्टेंट है कि ये सभी चीज एक जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंतर्गत हुआ हो, जिसे हम कंट्री कहते हैं। नेशनलिज्म एक आइडियोलॉजी, एक मूवमेंट है जो प्रमोट करता है उस पर्टिकुलर नेशन का इंटरेस्ट, मुख्य रूप से उसके सोवरेन होने का या फिर उस सोवरेनिटी को मेंटेन करने का। और एक सोवरेन देश की कुछ जरूरतें होती हैं जैसे कि पावर और ग्लोरी, ताकि वो नेशन खुद पर प्राउड कर सके। इसलिए ये आइडियोलॉजी चाहती है कि आपके पास एक सिंगल नेशनल आइडेंटिटी रहे जो कि नेशन के सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि कल्चर, एथनिसिटी, लैंग्वेज या हिस्ट्री पर आधारित होती है। इसी 18th 19th सेंचुरी के नेशनलिज्म वेव के दौरान कई सारी कंट्रीज के द्वारा फीमेल एलेगरीज को चूज किया गया अपने नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, जिन्हें सिंबलिज्म माना गया नर्चरिंग, सैक्रिफाइस या लिबर्टी का। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद बनी पेंटिंग्स में मैरियन को दिखाया गया है। हमारे इधर भारत माता हो गए, जर्मेनिया हो गया, ब्रिटानिया हो गया, या स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी हो गई। जमीनी इलाके को मदरलैंड कहा जाता है बिकॉज वो माँ की तरह नर्चर करती तुम्हें, और माँ तो माँ होती है। एक बच्चे का सबसे पहला और सबसे पवित्र रिश्ता उसकी माँ के साथ ही होता है। बाप तो झुंझुना पकड़ने के लिए होता है। विजय के पास सब कुछ था, माँ ही तो नहीं थी ना। गांधी जी ने इतनी मेहनत की, लोगों ने हल्ला कर दिया फादर ऑफ नेशन, पर ऑफिशियली किसी ने नहीं बोला। तुम सड़क चलते एक रैंडम एजेड औरत को माँ बोल सकते हो, पर एक आदमी को बाप नहीं बोल सकते, क्योंकि दैट्स अ मैटर ऑफ वॉर। गाय को हमने माता बोला बिकॉज हमारे पोषण में उसका कंट्रीब्यूशन है। बैल कुछ काम का ही नहीं है। जब किसी को दिमाग से पैदल बोल रहा हो तो बैल बुद्धि बोल देते हैं, ये इज्जत है इसकी। फिर भी ये दुनिया कहती है कि औरत का दर्द कोई समझ नहीं सकता, पर इन 2 टेस्टिकल्स के बोझ की कभी चर्चा ही नहीं होती। हाउ रूड। 20th सेंचुरी में नेशनलिज्म को इनफेमसली पॉपुलर किया नेशनलसोशियलिस्टसे नाजी पार्टी। हिटलर ने नेशनलिज्म के नाम पर जो तांडव मचाया, लोगों का परसेप्शन ही चेंज कर दिया इसने। यहीं से नेशनलिज्म को अपना नेगेटिव कोनोटेशन मिल गया। The mortal enemy, the merciless enemy of the German people is and remains France. Mein Kampf predicts, or in any case, legitimizes the idea of a revenge against France, a military revenge, and there are many very violent pages against France, which is seen as a symbol of racial mixing, a country of Negroes. It's the word used by Hitler, and a country of Jews. इस ऐतिहासिक मंजर को देखकर इंटेलेक्चुअल्स और स्कॉलर्स की फट गई। हिटलर ने इतना ओवरक्लॉक कर दिया नेशनलिज्म को कि उनको लगा ये बहुत घटिया है, एकदम बैकवर्ड, ब्रूटल, क्रूअल गाड़ी है जिसका स्टीयरिंग मासेस के पास है। Hitler's whole motivation in life was to exterminate an entire race. How could there be justice after that? जॉर्ज ऑरवेल ने फेमसली कहा नेशनलिज्म इज द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ पीस, क्योंकि इनके और बाकी इंटेलेक्चुअल्स के सामने वर्ल्ड वॉर 2 का नजारा था जो कि इनको बिल्कुल पसंद नहीं आया। इस घटिया, गंदा, कुत्ता कमीना आइडियोलॉजी की वजह से न जाने कितने ही लोग बेघर हो गए, अपने होमलैंड से उनको दूसरे लैंड में जाना पड़ा। इसकी वजह से कैंपेन्स हुए, टेरिटोरियल एक्सपेंशंस हुए, अस वर्सेस देम की भावना बढ़ने लग गई, और यहाँ से ये समझ आ गई कि कैसे किसी आइडियोलॉजी की मीनिंग और मोरल स्टैंडिंग्स को हमेशा के लिए बदला जा सकता है उसके एक्सट्रीम हिस्टोरिकल कारनामों को देखकर। पर इस कॉइन के 2 साइड्स हैं। मॉडर्नाइजेशन थ्योरी कहती है कि नेशनलिज्म इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, मास एजुकेशन का डायरेक्ट रिजल्ट है। बेनेडिक्ट एंडरसन एंड अर्नेस्ट ग्रेनेल के हिसाब से नेशंस नेचुरल नहीं होते, या फिर ये कोई प्री एग्जिस्टिंग एंटिटी नहीं है, बल्कि ये एक इमेजिन्ड कम्युनिटी है या फिर इन्वेंटेड ट्रेडिशंस है, जिन्हें बनाया गया एक नया फॉर्म ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी देने के लिए। जहां मॉडर्निटी सोशल फ्रैगमेंट्स बनाई जा रही है, वहां एक कलेक्टिव आइडेंटिटी लोगों को जोड़ने का काम करेगी। हांस कोहेन ने इस कॉम्प्लेक्स फेनोमेनन को 2 हिस्सों में क्लासिफाई किया। पहला है सिविक नेशनलिज्म। अगर आप वॉलेंटरी, इंक्लूसिव, रेशनल बिहेवियर शो करते हैं अपने नेशन के लिए, जो शेयर्ड पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स और वैल्यूज पर बनी है, जो इंस्टीट्यूशंस की इज्जत करती है, और आप मानते हैं कि एक नेशन में इंडिविजुअल्स पॉलिटिकल कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, जहां सबके पास इक्वल राइट्स और ड्यूटीज हैं, जहां लोग एक कॉन्स्टिट्यूशन या एक्ट ऑफ शेयर्ड प्रिंसिपल्स पर यूनाइट होते हैं, ना कि खून के रिश्ते पर, तब आप सिविक नेशनलिज्म प्रैक्टिस करते हैं, जिसका प्राइम एग्जांपल है यूएसए। लेकिन अगर आप इनहेरिटेड, एक्सक्लूजनरी और लगभग इरेशनल बिहेवियर शो करते हैं, कम्युनिटी में आपकी विचारधारा शेयर्ड एथनिसिटी, ब्लड टाइज और कॉमन एंसेस्ट्री एंड शेयर्ड हेरिटेज की मान्यताओं पर आधारित है, देन आप एथनिक नेशनलिज्म को फॉलो कर रहे हैं। सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में काफी कॉमन था, इसलिए वहां जेनोफोबिया और सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की भावना कहीं ज्यादा देखने को मिली। लेकिन ये सब तो थियोरेटिकल बातें हैं जिसके ऊपर डिबेट चल सकता है, दुनिया नहीं। बहुत से नेशंस इन दोनों आइडियोलॉजीज का दाल चावल खिचड़ी बना के खाते हैं, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स। वैसे तो वो सिविक आइडियल्स पर बेस्ड है, लेकिन जब इमिग्रेशन और नेशनल आइडेंटिटी की बातें आती है, तब उनका एथनिक एक्सक्लूजनरी कुछ ज्यादा ही दिखने लगता है। Hundreds of millions, if not billions, and the supply is simply not that high. There's nothing we could do to so-called fix the system so that it could accommodate 10, 20, 50 million people a year
into the United हाल States. फिलहाल में आपको बहुत से केसेस देखने को मिल रहे होंगे xenophobia और रेसिज्म के उन देशों में इंडियंस के अगेंस्ट। India. I'm Canadian, ma'am. Your parents are dead. Sir, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4. A hate incident has sparked outrage in Canada. Graffiti with the words Indian rats was found near a children's park in Mississauga. अगर आपको नेशनलिज्म के इम्पैक्ट को समझना है किसी देश में, तो आपको सिर्फ उस आइडियोलॉजी के एग्जिस्टेंस को नहीं देखना है, बल्कि उसके फॉर्म को देखना है कि वो कैसे एग्जिस्ट करता है। वो इंक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव है, रेशनल है, इररेशनल है, कैसे वो प्रैक्टिस किया जा रहा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस दुनिया में देशों ने एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल रखे हुए हैं। वैसे ही वर्ल्ड वॉर तो भाई एपिटोम है डेंजर ऑफ नेशनलिज्म का। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का मेन रीजन था मिलिटेरिज्म, अलायंसेस, इंपीरियलिज्म और नेशनलिज्म, जो कि बढ़ता जा रहा था उनके आपसी कॉम्पिटिशन की वजह से। और फर्डिनेंड के असैसिनेशन के बाद उनको रीजन मिल गया अपनी मजबूती स्थापित करने का, और बाकी देशों ने ट्रीटी साइन किया था, इसलिए कूद पड़े। और सेकंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी को इतना इन लोगों ने नीचा दिखाया कि उनके नेशनलिज्म जागना ही था, और ऊपर से इतनी इकोनॉमिक हार्डशिप, दूसरे देश ऐसे विलन टाइप बिहेव कर रहे थे कि जर्मनी को एक हीरो चाहिए था, और हिटलर बन गया। German leaders were forced to sign the Treaty of Versailles, agreeing to shrink its armed forces, give up land, and pay large sums of money in reparations, weakening its already unstable economy. Many Germans felt humiliated and betrayed by their leadership, and there was growing fear that their nation would be stuck in poverty and decline. In this climate of bitterness, Hitler rose to prominence. A gifted public speaker, he captured the people's disillusionment with a series of speeches calling for a stronger, unified Germany. He insisted that one group was to blame for the nation's post-war misfortunes: the Jews. अब अगर आपका इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है और मासेस गंवार है, तो आप जो उन्हें नेशनलिज्म का पार्ट पढ़ाओगे वो वही पढ़ेंगे। Evil men can convince ordinary men to do evil things. हिटलर ग्रोबुत्सलैंड ग्रेटर जर्मनी बनाना चाहता था, जहां सिर्फ आर्यन रेस के लोग रहते हैं, अल्टीमेट नेशनलिज्म, क्योंकि नेशन ही वैसे लोग का था। इंडिया तो और यूनिक है, यहाँ रिलीजियस नेशनलिज्म देखने को मिला, जहां रिलीजन के बेसिस पर नेशंस को डिवाइड करने के लिए टू नेशन थ्योरी को हेवली सपोर्ट किया गया मुस्लिम लीग के द्वारा, जबकि कांग्रेस किसी भी तरह के डिवीजन के अगेंस्ट थी। लेकिन समय के साथ साथ दरारें इतनी बड़ी हो गई कि उनको जोड़ने से ज्यादा तोड़ना ही जरूरी हो गया, और आज तक दोनों नेशंस अपने रिलीजियस नेशनलिज्म को फर्मली होल्ड करे हुए रखे हैं। ऑल्दो पाकिस्तान और इंडिया कोई कंपैरिजन नहीं है, पाकिस्तान एक्सट्रीमली रिलीजियस नेशनलिस्ट कंट्री है एंड इंडिया इज मच बेटर इन टर्म्स, लेकिन ध्यान रखना कि इंडिया ने इतने सालों में एक भी मुस्लिम या सो कॉल्ड लोअर कास्ट से कोई पीएम नहीं देखा है। मतलब हम लोग भी उतने सिविक नेशनलिस्ट नहीं हुए हैं। अब नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी बनती है नेशन से, और नेशन बनता है लोगों से। अब भले ही पेपर में हमारा नेशन कितना भी स्ट्रांग हो, कितना भी बेटर हो, लेकिन हम इतने ज्यादा इग्नोरेंट हैं कि हमारा नेशनलिज्म बहुत ज्यादा प्रीमेच्योर है। हम इतने ज्यादा गलीबल हैं कि हमारे देश की सरकार हमें कोई पॉलिसी ऐसे बेचती है जैसे कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट बेच रही हो। जैसे नितिन गडकरी को जब उनकी E20 पॉलिसी के लिए क्रिटिसाइज किया गया और ये बताया गया कि कैसे E20 की पॉलिसी भारत में वाटर क्राइसिस को फिर से बढ़ावा दे सकती है, तो ऐसे सवाल पूछने वालों को वो एंटी नेशनल बोल देते हैं। सरकार को लगता है कि उनकी पॉलिसी के अगेंस्ट बोलना नेशन के अगेंस्ट बोलना हो गया है, जबकि नेशन तो लोगों से बनता है, तो लोगों को ही पता होगा ना कि उनके लिए क्या बेटर क्या नहीं है। और ऐसा बोलने वाली सरकार को भी उन लोगों ने ही बनाया है, तो क्या प्रो नेशनलिज्म है या एंटी नेशनलिज्म है, ये तय करने का अधिकार भी तो नेशन का ही होना चाहिए। पता नहीं लोग कैसे भूल जाते कि हमने गवर्नमेंट बनाई है भाई, बाप नहीं बनाया है जो उसकी हर बात मानेंगे। लेकिन हाँ, अगर उनके में इतना दिमाग नहीं है तय करने का, तो कोई भी अनपढ़ अथॉरिटी में बैठ के उन्हें ऐसे एंटी नेशनल बोलेगा जैसे जेठालाल गुड मॉर्निंग बबीता जी बोलता है। ट्रू पेट्रियोटिज्म नेशनलिज्म अमेरिकन रेवोल्यूशन ने दिखाया इस दुनिया को, जहां अलग अलग एथनिसिटी, रिलीजन और कल्चर के लोगों ने उस रीजन को कॉलोनाइज किया था। वहां उन लोगों ने ब्रिटिश कंट्रोल को एबलिश किया, एक कॉमन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पे यूनाइट हुए और मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी सबको हटाकर इंडिविजुअल लिबर्टी, नेचुरल राइट्स और सेल्फ गवर्नेंस को प्रमोट किया। करीब 13 अलग अलग कॉलोनीज ने इकट्ठा होकर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाया। 21st सेंचुरी में ग्लोबलाइजेशन का जमाना आ गया, अलग अलग देश अब एक दूसरे से जुड़ने लग गए। अब इसकी वजह से लोगों को लगा कि किसको फर्क पड़ता है कि वो कौन से देश से आता है, और नेशनलिज्म का डाउनफॉल यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। पर इसका जस्ट उल्टा हुआ। अमेरिका में अमेरिकन से ज्यादा इंडियन और चाइनीज दिखने लग गए, फ्रेंच में फ्रेंचमैन कम पड़ गए, जर्मनी में जर्मन कम पड़ गए, ब्रिटेन में ब्रिटिश कम पड़ गए। तो ऐसा लगने लगा लोगों को कि उनकी पहचान छिनती जा रही है, वो खत्म होते जा रहे हैं। उनको आइडेंटिटी क्राइसिस होने लग गया कि बाहर के विदेशी आकर उनके देश के रिसोर्सेज को, उनके जॉब्स को छीनते जा रहे हैं और उनकी पहचान भी लूट रहे हैं। और इसीलिए आज की डेट में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स सबसे ज्यादा
चर्चा में है। लोगों को फर्क पड़ता है कि वो कहाँ से हैं, वो कौन है, उनका कल्चर क्या है, रिलीजन क्या है, लैंग्वेज, वो किस सोशल ग्रुप से आते हैं, उन्हें परवाह इन सब की। तो वो चाहते कि उनकी वो पहचान ना मरे, इसलिए वो लैंग्वेज के लिए लड़ेंगे, इसलिए वो अपने कल्चर के लिए लड़ेंगे, इसलिए वो अपने रिलीजन के लिए लड़ेंगे। जो अमेरिका एक समय पे आइडियल कंट्री हुआ करता था सिविक नेशनलिज्म का, आज वो एथनिक नेशनलिज्म का हब बनता जा रहा है। वहाँ लोगों को डर लग रहा है कि इंडियंस यहाँ आके अमेरिकन की जॉब खा रहे हैं, वो अपना कल्चर यहाँ प्रोपोगेट कर रहे हैं। ये इतना बड़ा टॉपिक है कि उन्होंने प्रेसिडेंट ही इस पैमाने पे चूज किया है। अब इतिहास तो यही कहता है कि नेशनल आइडेंटिटी को त्यागना समझदारी नहीं है, लेकिन कॉन्शियसली डेलिबरेटली एक हेल्दी इंक्लूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना हमारी मतलब एक नेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। एक इंक्लूसिव नेशनल आइडेंटिटी जो लिबरल एंड डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल वैल्यूज पर बनी हो, जो फिजिकल मेंटल सिक्योरिटी को बेहतर बनाए, गुड गवर्नेंस के डेवलपमेंट को इंकरेज करे, सोशल कोहेजन एंड ट्रस्ट को बढ़ावा दे। एक नेशन ऐसा कर सकता है अगर वो डिविजिव आइडेंटिटी पॉलिटिक्स ना करे, चाहे लेफ्ट हो या राइट, पर ऐसी बेतुकी बातों की कोई इज्जत नहीं इस समाज में। इस कमेंट सेक्शन में बाकी तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।